नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो भारत सरकार साइबर स्वयंसेवकों की नियुक्ति करने जा रही है, साइबर वॉलंटियर्स की नियुक्ति करने जा रही है। भारत सरकार के तहत एक गृह मंत्रालय के तहत साइबर क्राइम सेल आता है। तो साइबर क्राइम सेल प्रयोग के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा त्रिपुरा में और जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इसका विस्तार पूरे देश भर में किया जाएगा। आप कहेंगे कि साइबर स्वयंसेवक आखिर होते कौन है, तो इनकी परिभाषा क्या है? तो भारत सरकार की नजर में साइबर स्वयंसेवक वो स्वयंसेवक होंगे जो फेसबुक और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पर वो नजर रखेंगे। सोशल मीडिया में जो इलीगल हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है, उन सामग्री की ये पहचान करेंगे, फ्लैग करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। आप कहेंगे इसमें भी बुराई क्या है? फ्लैग तो आप अभी भी कर सकते हैं। कुछ भी गलत पाया गया, किसी को फ्लैग करने का मतलब होता है कि आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं या उसका आगे उस तरह की कोई टिप्पणी वो शख्स नहीं कर पाए, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, इसे कहते हैं फ्लैग करना। अब इसमें आएगा क्या 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 करेंगे स्वयंसेवक? चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप है, आतंकवाद है, कट्टरता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, इन सब की रिपोर्टिंग करेंगे, पहचान करेंगे, फ्लैग करेंगे। अब कट्टरता की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि हेट स्पीच और फेक न्यूज, जो भ्रामक खबरें होती हैं, हेट स्पीच यानी जो नफरत भड़काने वाली, वैमनस्य पैदा करने वाली, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली खबरें होती हैं या पोस्ट होती है, उसकी जानकारी। आप कहेंगे इसमें भी क्या बुराई है? साइबर क्राइम सेल सभी तरह की ट्वीट्स या फेसबुक, व्हाट्सएप पोस्ट पर नजर नहीं रख सकता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भारत सरकार भी नहीं रख सकती। ये फैलाव सोशल मीडिया का इस कदर हो रहा है, लोग फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं। भारत के खिलाफ माहौल जब बनाने की कोशिश होती है, किसी भी मुद्दे पे अलग अलग राय होती है, तो कोई ग्रीनलैंड से कर रहा होता है, कोई फिनलैंड से कर रहा होता है, कोई स्वीडन से कर रहा होता है, कोई मॉस्को से कर रहा होता है, कोई नॉर्थ ईस्ट से कर रहा होता है, कोई कहीं से कर रहा होता है, मुद्दा दिल्ली का होता है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई की बात करेंगे आगे, लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइबर स्वयंसेवकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इनको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, खुद का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, अपना जो पहचान है उससे संबंधित कागजात देने होंगे, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल देना होगा। ऐसे स्वयंसेवकों को अपनी पहचान गुप्त रखनी होगी, यानी पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये साइबर स्वयंसेवक है। इसका ये व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कह पाएंगे कि वो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर जाकर भाषण देते दौरान ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो साइबर स्वयंसेवक हूँ, मैं नजर रख रहा हूँ इन चीज़ों पर। ये सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। सार्वजनिक बयान भी नहीं दे पाएंगे, खुद का प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कहेंगे ये तो और भी अच्छी बात है। इतनी सारी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं और कहा गया है कि जो राज्यों के अंदर क्राइम साइबर सेल के जो केंद्र हैं वो नोडल पॉइंट का काम करेंगे। वो नोडल पॉइंट का काम इस रूप में करेंगे कि वो साइबर स्वयंसेवक जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जाए, और साइबर स्वयंसेवक खुद की पहचान अगर बता रहे हैं या जिन शर्तों पर उनको रखा गया है उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस तरह की बात की जाएगी। आप कहेंगे अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो चीज संविधान ने अभी तक तय नहीं की, संसद ने जिस पर कानून नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर साफ साफ निर्देश नहीं दिए, उसको एक साइबर स्वयंसेवक कैसे तय कर पाएगा? मैं बात कर रहा हूं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की। आखिर राष्ट्र विरोधी गतिविधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये अभी कुछ तय नहीं है। संविधान में इस पे कोई उल्लेख नहीं आता, संसद ने इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोई दिशा निर्देश पारित नहीं किए हैं। तो ऐसे में सिलेक्टिव हो जाएगा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या देश विरोधी गतिविधियां। ये कहीं केंद्र सरकार, जो भी उस समय केंद्र सरकार सत्ता में है, उसका पर्याय राष्ट्रहित या देश तो नहीं हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा है कि इससे आदमी खुंदक निकाल सकेगा। मान लीजिए मेरी आपसे खुंदक है, मैं साइबर स्वयंसेवक हूं, आप कोई भी ऐसी टिप्पणी करते हैं जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि ये राष्ट्र विरोधी है, तो मैं उसको फ्लैग कर दूंगा। साइबर सेल में मेरी जान पहचान है, वहां मैं रिपोर्ट पर्सनली कर दूंगा, अपने रुतबे का, अपनी पहचान का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कार्रवाई करवा दूंगा। ये बहुत आसान हो जाएगा।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है इसको लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, बहुत से वकील भी ये बात कह रहे हैं कि वही जो बड़ा सवाल ये कि कानूनी ढांचा नहीं है, कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए भी कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। सबसे बड़ी बात है राष्ट्र विरोधी क्या है, देश विरोधी क्या है, देश के पक्ष में क्या है और कौन सी चीज कब राष्ट्र विरोधी हो जाती है, कब नहीं होती है, इसको लेकर कोई परिभाषा नहीं है। कंटेंट पर कैसे रोक लगाई जाए, अभी तक सरकार यूएपीए जो के एक्ट के तहत कार्रवाई कर देती है, जो आईटी की जो कानून है उसकी 69A धारा के तहत सोशल मीडिया को पाबंद कर देती है कि वो कंटेंट हटा ले या फिर ब्लॉक कर दे या फिर उनको सस्पेंड कर दे ऐसे लोगों के अकाउंट को, जैसा ट्विटर के साथ इस समय हो रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी कहानी ये है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम सरकार को संसद के माध्यम से करना चाहिए, जो सख्त कानून बनाना चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि इस तरह की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप है, कट्टरता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, आतंकवाद है, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए सरकार को और इसकी जानकारी मिलनी चाहिए इसके खिलाफ, ताकि सरकार कानूनी कार्रवाई कर सके, ऐसे लोगों को अंदर कर सके, ऐसे लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर सके, ऐसे लोगों के अकाउंट सस्पेंड करवा सके। तो सरकार को क्यों नहीं एक सख्त कानून बनाती, ये एक बड़ा सवाल है। साइबर स्वयंसेवकों के भरोसे ये चीज क्यों छोड़ी जा रही है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। शुक्रिया आप सबका। अगर आपको ये मेरा अनकट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया एक बार।